हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। लास्ट टाइम पे हमने फेरस मिनरल्स स्टार्ट किए थे जिसमें आयरन और हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नीज। सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज जो है मैग्नीज का वो स्टील के प्रोडक्शन में यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको 1 टन ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट है तो हमें उसको 10 kg ऑफ मैग्नीज की यूज करना पड़ेगा। अदर एप्लीकेशंस क्या है, ये जो मैग्नीज है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं जो कॉमनली यहाँ पे हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, इंसेक्टिसाइड्स में एंड द पेंट्स में। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इन एरियाज में आती है। अब क्वेश्चन आता है कौन से स्टेट्स हैं जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा 2018-19 के। तो ये जो मैप है इसमें डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा है कि जो मध्य प्रदेश है वो नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है और कर्नाटका और उड़ीसा ये 3 और 4 नंबर पे हैं। तो आपको फर्स्ट 2 3 याद रखने चाहिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा जो थर्ड है हमारा। बस इतना ही आपके लिए रेलिवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल्स की हम बात करेंगे तो इंडिया के पास ना ही रिजर्व्स हैं और ना ही ज़्यादा प्रोडक्शन है। यानी ना ही इंडिया के पास रिजर्व है और ना ही इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, दोनों में ही इंडिया लैग करता है। तो ये एक एमसीक्यू का स्टेटमेंट आ जाता है और जहाँ पे आप स्टार बना के इसको एमसीक्यू के लिए बना लेंगे। नेक्स्ट इज कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नॉन फेरस मिनरल्स की इंडिया में सिग्निफिकेंस या रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करेंगे तो लार्ज स्केल में वहीं पे इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं कॉपर। सो इंडिया जो है वो कॉपर रिजर्व में डिफिशियंट है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ कॉपर रिजर्व्स नहीं मिलते हैं और जिसकी वजह से हम प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते हैं। अब कॉपर जो है लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है और साथ ही साथ यहाँ पे केमिकल्स में भी यूज होता है। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन से यहाँ पे जितना भी प्रोड्यूस होता है, ज्यादा तो नहीं होता है लेकिन अगर कम में भी होता है तो उसमें से हमें देखना पड़ेगा कि ज्यादा कौन प्रोड्यूसिंग एरियाज है। तो बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, खेतरी राजस्थान में लोकेटेड है, सिंहभूम झारखंड में। अब क्वेश्चन हमेशा एक आइसोलेटेड एरिया से आता है, यानी ऑल दो प्रोडक्शन कम है लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको पता होना चाहिए बालाघाट मध्य प्रदेश। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बालाघाट मध्य प्रदेश किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन फेरस मिनरल्स में वो कॉपर को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बॉक्साइट की बात करेंगे। सो बॉक्साइट जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम को बनाने के लिए। और सबसे पहले इसमें जो बनेगा वो एक एल्यूमिना बनेगा जो एक क्ले लाइक सब्सटेंस है। लास्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमने ये डिस्कस किया था कि 4 to 6 टन ऑफ आपको बॉक्साइट की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे 2 टन ऑफ एल्यूमिना बनेगा और फाइनली 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनेगी। ये हम लास्ट लेसन में देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। अब क्यों इसको यूज किया जाता है बॉक्साइट को सिंपली, या एल्यूमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ, लाइटनेस, कंडक्टिविटी और मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब है, सिंपली आप उसको किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है बच्चे। अब इंडिया में जो बॉक्साइट के डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं वो है अमरकंटक प्लेट्यू में, मैकाल हिल्स एंड द बिलासपुर कटनी प्लेट्यू। ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो जो 2016-17 का जो प्रोडक्शन है उसका सिंपली कहाँ से आया, कोरतपुत्स, पंच पतमली, इस एरिया से आया है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दी 2018-19 का किस स्टेट्स ने सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया है, आंसर इज ओडिशा। 65% है यहाँ पे, अनडिस्प्यूटेड विनर है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में। तो एक बार और आपको पता होना चाहिए ओडिशा में कौन सी इंपॉर्टेंट एरियाज है, कोरतपुत्स, पंच पतमली। तो ये एक एरिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों फेमस है। तो सिंपली बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। एक एल्यूमिनियम से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब भी कोई न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो उसका क्रेज और उसका प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मींस जो डिमांड होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल जब एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ था तो एम्परर नेपोलियन थर्ड जो थे वो अपने क्लोथ्स में जो बटन यूज करते थे, जो हुक्स यूज करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के बने होते थे। और जितने भी उनके गेस्ट आते थे तो जो इंपॉर्टेंट गेस्ट होते थे उनको वो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में सर्व करते थे और जो लेस ऑनरेबल होते थे उनको गोल्ड या सिल्वर यूटेंसिल्स में सर्व करते थे। 30 ईयर्स के बाद कंडीशन ये होगी कि एल्यूमिनियम इतनी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगा जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड थी वो गिर गई और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से तो ये जो बेगर्स थे वो यूज करते हैं यहाँ पे जो बाउल्स होते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम के। तो यही कंडीशन जैसे कि इमेज में आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो नॉन मेटेलिक मिनरल है वो है माइका। सो माइका में यहाँ पे सीरीज ऑफ प्लेट्स होती हैं और लीव्स होती हैं यहाँ पे जो कि इजीली स्प्लिट हो जाती हैं इनटू थिन शीट्स में। तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर ये स्टेटमेंट आपको दी जाएगी कि ऐसा नॉन मेटेलिक मिनरल जो थिन शीट्स में इजीली स्प्लिट हो जाता है, कभी वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, इसमें वेरियस कलर्स भी होते हैं, आंसर इज माइका। अब इसको क्यों यूज किया जाता है, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करके अपने आंसर को बता सकते हैं। लो पावर लॉस फैक्टर होता है, अभी अगर हम इसको यूज करेंगे
इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रिक यूटेंसिल्स में, तो यहाँ पे लो पावर लॉस होगा। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा होती है, रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेजेस, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा गया जो फ्यूज़ होते हैं उसमें हम माइका को यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बच्चे ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसीलिए लार्ज स्केल जो इसका यूसेज है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। माइका के इंपॉर्टेंट सोर्सेज कहाँ-कहाँ हैं? नदन छोटा नागपुर प्लेट्यू विद झारखंड, कोदरमा गया, हजारीबाग बेल्ट, ये एक मेजर प्रोड्यूसर है यहाँ पे। राजस्थान जो अजमेर के अराउंड और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, ये कुछ बेल्ट हैं जहाँ पे माइका लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हम लाइमस्टोन की बात करते हैं, तो इसको जब भी हम बात करें तो इसको हम एसोसिएट करेंगे रॉक से, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में इसका ज़्यादातर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसमें जो सीमेंट यूज़ होता है उसमें लार्ज स्केल इसका यूज़ किया जाता है। आयरन ओर्स में भी यूज़ किया जाता है जब हम स्मेल्ट करते हैं यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेसेस में, तो ये कुछ इसकी यूटिलिटी है। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द ईयर 2018-19, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते होगे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसका राजस्थान में है, सेकेंड यहाँ पे मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में टाई है, और थर्ड स्टेट में आ जाता है छत्तीसगढ़। तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड याद होने चाहिए, ठीक है। इससे आपके आंसर या फिर एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखी है जो कि कोल माइनिंग से रिलेटेड है, और ये बताती है कि कोल माइनिंग कितनी ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस है। रिसेंटली इस पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है मिशन रानीगंज। तो यहाँ पे जो अक्षय कुमार है वो जितने भी कोल माइन वर्कर्स होते हैं वो फंस जाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं रेस्क्यू के लिए। इसीलिए बच्चे यहाँ पे इसको किलर इंडस्ट्री भी बोला जाता है। सो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये इनकी जो बायोपिक बनी है वो ओरिजिनली जसवंत सिंह गिल की बनी है, जो अक्षय कुमार ने इनका जो रोल है वो उसको पोर्ट्रे किया है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करेंगे, मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमको इनको कंजर्व भी रखना है यहाँ पे बच्चे, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीटली वो किस पे रिलाय करते हैं, मिनरल्स पे रिलाय करते हैं। और मिनरल्स मिलते कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जो कि ओनली 1% है पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट, जहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मिनरल्स का डिपॉजिट है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मिनरल्स हैं ये काफ़ी वैल्यूएबल इसलिए भी हैं क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने में। जियोलॉजिकल प्रोसेसर जो है बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो है। यही रीज़न है कि ये जो अगर आप जल्दी-जल्दी इसको यूज़ करोगे तो ये अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएगा, और हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, यानी हमारी लाइफ टाइम में हम दोबारा से यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। अब मिनरल्स फाइनाइट हैं, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये खत्म हो जाएँगे, और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ की कैटेगरीज़ में यहाँ पे आ जाते हैं। अगर जिस फास्ट पेस से जो एक्सट्रैक्शन इसका हो रहा है, अगर ये होता रहा तो पॉसिबिलिटी है कि हम कम टाइम में ज़्यादा मिनरल्स को हम खो देंगे, यानी हम बाद में इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे, या फिर उसके बाद जो कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी, बिकॉज़ अगर कम मिनरल्स बचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रिच मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स हैं यार वैल्यूएबल हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड हैं बच्चे, और सिंपली ये हम कह सकते हैं कि हमारे नेशनल एसेट्स हैं। जिस कंट्री के पास ज़्यादा मिनरल्स होते हैं उसके पास जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। आइदर वो अपने आप कंज्यूम करती है या फिर वो एक्सपोर्ट करती है मिनरल्स को। अब बात करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज सस्टेनेबल यूसेज। सस्टेनेबल आपको पता है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है अभी आप उसको फुलफिल करेंगे, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन बच्चे। तो इसीलिए हमको एक प्लान और सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट है कि हम उसके थ्रू मिनरल्स को हम माइन करेंगे और उसके थ्रू हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमको एडवांस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है, सो दैट हम जो लो ग्रेड ओर्स हैं जिनको अभी हम यूज़ नहीं करते हैं वो भी हम यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ हमको रिसाइकिल को प्रमोट करना होगा, जितने भी स्क्रैप मेटल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ जितने भी मिनरल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्सटेंट हो सकते हैं यानी जो खत्म हो सकते हैं, उनका हमको ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना होगा हमारे फ्यूचर की लाइफ स्टाइल के लिए। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे यहाँ पे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो चैप्टर था उसमें अब नेक्स्ट जो आता है वो है एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पे आता है। और एनर्जी रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। किसके लिए हम यूज़ करेंगे उसको, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री के लिए। विदाउट दिस हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ कहाँ से आएगा, मिनरल से आ सकता है यहाँ पे, फ्यूल मिनरल से आएगा। कौन कौन से, वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज की बच्चे यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम मिनरल्स को हमने डिवाइड किया था, एनर्जी रिसोर्सेज को हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हम कैटेगराइज करेंगे। कन्वेंशनल में नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी।
अब मैंने ये पर्सनली देखा हुआ है कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो पूरा का पूरा आंसर सही लिख के आते हैं, लेकिन उनको ये डिफ़रेंस नहीं पता हो जाता कि कन्वेंशनल में कौन आएगा और नॉन कन्वेंशनल में। सो उनको लगता है कि जो नॉन कन्वेंशनल है, उसमें यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, और कन्वेंशनल जो है उसमें सोलर, विंड और जियोथर्मल आ जाएगा। ऐसा नहीं है। कन्वेंशनल का मतलब है कि आज के टाइम पे जो हम लार्ज स्केल यूज़ कर रहे हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो चीज़ है। तो उसमें आ जाता है कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन कन्वेंशनल जो अभी जो इसका यूटिलाइज़ेशन हम बहुत ही कम कर रहे हैं, सोलर, विंड और जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, हम देखते हैं ज़रा एनर्जी रिसोर्सेज़ की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम रूरल इंडिया की तरफ यहाँ पे अपना फ़ोकस करते हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो फायरवुड है, जो लकड़ी जिसको जला के वो लोग आग जला के खाना-वाना बनाते हैं, और जो काऊ डंग है, सर वो 70% जो है वहाँ की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बच्चे यहाँ पे कि जैसे-जैसे फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ होता जा रहा है, वैसे-वैसे जो फॉरेस्ट है, जो लकड़ी है, वो कम होती जा रही है, और ऐसे में अगर आप और लकड़ी काटेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी एक तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा ये है बच्चे यहाँ पे कि जो काऊ डंग है, अगर हम उसको एनर्जी रिसोर्सेज़ यानी उसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें एग्रीकल्चर का मैन्योर यूज़ होगा, जो कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर में हम आ जाएगा। एक थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है बच्चे, जब हम इसको जलाते हैं, चाहे वो वुड हो या फिर अगर काऊ डंग हो, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो कि जो यहाँ पे दैट इज़ हेल्थ से रिलेटेड जो है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फर्दर एग्रीवेट कर देती हैं, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़, जहाँ पे जो किचन है ना प्रॉपर चिमनी होती है, ना ही कोई वेंटिलेशन होता है, और एक तरीके से यहाँ पे धुआँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, स्पेशली अमंग्स द रूरल विमेन्स। ठीक है? तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को भी एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा वो है कोल। तो कोल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है यहाँ पे, और इंडिया में वो सिग्निफिकेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है, और हमारी एक कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक लार्ज स्केल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है यहाँ पे। हम इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं, और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बच्चे, और ये हमारी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। क्वेश्चन आता है कि कोल सर यहाँ पे कैसे बनता है? तो जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, सेडिमेंट्री रॉक्स में से क्या-क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, सर उसको और इसको याद करके आपको एक साथ इसका फॉर्मेशन याद रखना है। ये जो कोल है वो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे जो प्लांट मटेरियल्स होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, उसके साथ जितनी भी जो गैसेज़ होती हैं, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, वो क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, और फाइनली हमारा कोल बचता है, यानी कार्बन एटम बचता है, जो कि फाइनली कोल में या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपसे 5 मार्कर में पूछ लेंगे कि कितने टाइप्स के कोल होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ओल्ड है, यानी कितना कंप्रेस, यानी उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, कितनी डेप्थ पे हमें कोल मिला है, और कितना ज़्यादा पुराना है। इनके बेसिस पे ना हम टाइप्स ऑफ कोल्स को यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। वो क्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन आएगा, अगर ये आया कि आपको यहाँ पे डिफाइन करना है टाइप्स ऑफ कोल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ कोल लिखोगे, आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद लिखना है कि टाइप्स ऑफ कोल्स में क्या-क्या आता है, और ये लिखेंगे कि जो कोल है उसको हम कंप्रेशन, डेप्थ और बरियल टाइम के बेसिस पे हम कैटेगराइज़ करते हैं। अब बच्चे ये कीवर्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या करते हो, जल्दबाज़ी में आपने ये पढ़ा, अरे हाँ, मुझे तो आंसर आता है, और डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया लिखना, विदाउट सोचे कि पहला चीज़ पॉइंट क्या होना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए। इसी तरीके से आप क्या करते हो, आंसर में सभी चीज़ लिखते हो, लेकिन ऊपर-नीचे यहाँ पे लिखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको खाना खाना है, तो नॉर्मली आप क्या खाते हो सबसे पहले? दाल, सब्जी, रोटी, उसके बाद राइस लेते हो, फिर यहाँ पे स्वीट लेते हो अगर जो भी आप लोगे। अब मैं उल्टा कर दूँ, स्वीट पहले कर दूँ यहाँ पे, पहले आपको चावल और रोटी दूँ, उसके बाद दाल और सब्जी बाद में दूँ, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है ये ठीक से खाना? तो यही सेम चीज़ हम एप्लीकेबल करेंगे अपने आंसर राइटिंग के लिए, कि पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन, जो चीज़ पूछी है उसके बाद जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन पूछा है, वो फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कोल्स में किस बेस पे हम कैटेगराइज़ करेंगे, और फिर बाद में कैटेगराइज़ेशन। सबसे पहले यहाँ पे पीट आ जाएगा, जिसमें अगर हम कार्बन का कंटेंट देखेंगे तो लो होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और हीटिंग कैपेसिटी क्या होगी बच्चे, काफ़ी ज़्यादा कम होगी। यानी ये हमको देखने को मिलेगा, जो प्लांट्स का यहाँ पे जो कंप्रेशन, डेप्थ और बरियल टाइम है इसका लेस होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पीट से जो नेक्स्ट आता है वो है लिग्नाइट, ये भी सॉफ्ट होगा, मॉइस्चर इसमें भी हाई होगा, और ये लो ग्रेड ब्राउन कोल होगा। तो आप हीट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे, चलिए ब्राउन कोल होगा यहाँ पे। रिजर्व कहाँ-कहाँ पे मिलते हैं बच्चे, नेवेलियन तमिलनाडु में, और यहाँ पे जितना भी ये जो ग्रेड है लिग्नाइट, वो हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे हाई क्वालिटी बिटुमिनस आ जाता है बच्चों यहाँ पे। सर ये काफ़ी ज़्यादा डीप यहाँ पे बरीड होता है, जिसकी वजह से इसको कंप्रेशन और डेप्थ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बच्चों यहाँ पे। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, उसके वजह से जो कोल बनता है वो काफ़ी हाई ग्रेड का होता है और इसको हम स्पेशली कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई ढाबा हो गया या इस तरीके की चीज़ हो गई जहाँ पे खाना बनता है, या फिर कोई और भी हो गया यहाँ पे इधर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, तो दैट टाइप ऑफ हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ मेटलर्जिकल कोल, यहाँ पे इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे कि बिटुमिनस कोल है, उसको मेटलर्जिकल कोल भी डायरेक्टली बोल देते हैं, बिकॉज़ ये आयरन स्मेल्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आयरन स्मेल्टिंग में आपको हाई हीटिंग कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो ये हाई ग्रेड का जो कोल है वो प्रोवाइड करवाता है। लास्ट इज एंथ्रेसाइट, जो हाईएस्ट क्वालिटी का है और सबसे हार्डेस्ट कोल है यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने एक इमेज लगा रखी है जो आपको हेल्प करेगी एक बार इसको और समझने में, क्या क्या चीज़ें हैं प्लीज़ आप पॉज करके इसको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इनको टू जियोलॉजिकल एजेस में डिवाइड करते हैं, एक होती है गोंडवाना एजेस और एक होती है टर्शरी एजेस। अगर हम गोंडवाना एजेस की बात करेंगे, यानी जो गोंडवाना एजेस का कोल मिलेगा, सर यहाँ पे जो इसकी एज है वो ओवर 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड देखने को मिलती है। टर्शरी जो एज है वो अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड देखने को मिलती है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप कैलकुलेट करते रहना कितना ज़्यादा यहाँ पे आएगा। गोंडवाना कोल की बात करेंगे तो कहाँ-कहाँ पे मिलेगा? सिंपली अगर हम बात करेंगे बच्चे तो ये दामोदर वैली में मिलेगा, ये मेटलर्जिकल क्वालिटी का कोल होता है। वेस्ट बंगाल, झारखंड वाली बेल्ट में हमको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स कौन-कौन सी हैं? झरिया, रानीगंज, बोकारो, जो मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया, जो रानीगंज यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, उसी पे अक्षय कुमार की जो मूवी है वो यहाँ पे बेस्ड है। वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था कोल माइनिंग का, जिसमें काफ़ी वर्कर्स फँस गए थे। अदर गोंडवाना कोल डिपॉज़िट्स कहाँ पे मिलेंगे? गोदावरी में मिलेंगे, महानदी, सोन, वारधा वैलीज़ में हमको ये देखने को मिलेंगे। तो आप ये जो इमेज है उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। टर्शियरी कोल की बात करेंगे बच्चे, तो मोस्टली हमको ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो अब ये ईज़िली बाइफरगेट कर सकते हो कि जो टर्शियरी कोल है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा मिलेगा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो अगर कोल आया कि ऐसा कौन-सा कोल है यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न में मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एजेस की बात कर रहे हैं तो वो टर्शियरी एजेस वाला कोल वहाँ पे मिलेगा।